सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। आज मैं प्राकार 18 चैप्टर पढ़ूंगी। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या एक का ज्ञान, यह उसका 18वां सत्र है जो कि 4 फरवरी 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। अब डॉन यहाँ पर प्रश्न करते हैं रा से, मैं पिछली रात सोच रहा था कि यदि मैं रा की जगह होता और लोगों को एक के कानून के बारे में जानकारियां दे रहा होता तो एक के कानून की पहली विकृति के कारण हो सकता है कि सही जानकारियों के साथ गलत जानकारियां भी मिल सकती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? रा कहते हैं हमें ऐसा जानबूझकर नहीं करते, क्योंकि हालांकि कंफ्यूजन हो सकता है। इस वक्त इस गलती का कारण है कि कार्ला ने एक रसायन का सेवन किया है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी गलत जानकारियां नहीं दें। हम तो बस उस एक रचना और बुद्धिमान एकता के अनंत रहस्य के बारे में बता सकते हैं। फिर डॉन क्वेश्चन करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कार्ला ने कौन से रसायन का सेवन किया जिसके कारण हमारा संपर्क प्रभावित हो रहा है? रा कहते हैं आपका सवाल स्पष्ट नहीं है, क्या फिर से पूछ सकते हैं? डॉन कहते हैं आपने अभी बताया कि आपको संपर्क में दिक्कत आ रही है क्योंकि कार्ला ने कुछ रसायन का सेवन किया है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन सा रसायन है? रा कहते हैं उस रसायन को LSD कहते हैं। यदि इसका उपयोग किया जाता है तो ये संपर्क को प्रभावित नहीं करता। इस रसायन से दिक्कत यह आती है कि जब इसका असर कम होता है तब इसके नाटकीय प्रभाव होते हैं। इस कारण जब भी कार्ला इस सत्र की शुरुआत करती है तब इस रसायन के कारण उसकी ऊर्जा प्रभावित होती है। हालांकि इस वक्त यह रसायन उसकी ऊर्जा को सत्र के दौरान बढ़ा नहीं रही, यानी ये रसायन का प्रभाव कम हो गया है। फिर भी यदि हम देखते हैं कि यदि संपर्क प्रभावित हो रहा है तो हम कुछ समय के लिए संपर्क काट देते हैं ताकि हम कार्ला को सुरक्षित रख सकें और उसका ख्याल रख सकें। इसमें बताते हैं कि कार्ला को LSD रसायन उसके किसी दोस्त ने दिया था जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ जाए, लेकिन इसके लिए वो मना करते हैं कि ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। फिर डॉन क्वेश्चन कहते हैं क्या कोई ऐसा खाना है जो कि इस वक्त कार्ला खाए तो उसके लिए मददगार हो या हानिकारक हो? रा कहते हैं इस समय कार्ला का शरीर बीमार है, इसलिए वह वही खाना खाए जो उसके लिए बेहतर हो, जैसे कि अनाज, सब्जियां इत्यादि। हालांकि इस सवाल का कोई इतना महत्व नहीं है,
क्योंकि कार्ला का झुकाव रचयिता की सेवा में काफी अधिक है, लेकिन अभी जब कार्ला की ऊर्जा नीचे जा रही है, तो वे कभी-कभी यदि चाहे तो मांस खा सकती है, जिससे उसकी कमजोरी ठीक हो सकती है। फिर डॉन क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा जेम्स की तरफ से एक सवाल है, जो कि मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। हमारी धरती में काफी आध्यात्मिक परंपरा जहाँ हम सत्य की खोज करते हैं, वहाँ ऐसी मान्यता है कि हमें स्वयं को मिटना होता है तथा भौतिक संसार को नजरअंदाज करना होता है, ताकि हम निर्वाण को प्राप्त कर सकें, जिसे कि प्रबोध एनलाइटमेंट कहते हैं। तो व्यक्तिगत स्वयं तथा हमारे सांसारिक गतिविधियों की क्या भूमिका है, जो एक इकाई के विकास में सहायक हो, ताकि वे एक के कानून में आगे बढ़े। तो रा कहते हैं, इस घनत्वता में किसी भी इकाई की भूमिका यह होती है, जिसकी उसे इच्छा होती है उन सारी चीजों का वो अनुभव ले, फिर उसका विश्लेषण करे, उसे समझे और अपने अनुभवों को स्वीकार करे, फिर उसे अपने अंदर में प्रेम प्रकाश से शुद्ध करे। किसी पर भी काबू पाना नहीं होता है, जिसकी जरूरत नहीं होती वह अपने आप छूट जाता है। इच्छाओं के विश्लेषण के कारण ही झुकाव होता है। इन इच्छाओं का झुकाव सचेत रूप से अधिक प्रेम प्रकाश की ओर होता है, क्योंकि इकाई शुद्ध अनुभव में स्वयं को प्रस्तुत करती है। इसी इच्छा के कारण आप में संतुलन आता है। हमने पाया है कि किसी भी तरह की इच्छा का जरूरत से ज्यादा झुकाव होने से संतुलन बिगड़ जाता है। यह संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका यह भी है, जो भी कार्य आप करें उसे करने से पहले यह जरूर सोचें कि यह करने से दूसरे की आजादी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इस तरह स्वतंत्र इच्छा की रक्षा होती है। किसी भी चीज पर काबू पाना नासमझी होती है, क्योंकि काबू पाना एक असंतुलन क्रिया है, जिससे कि आगे चलकर हर वक्त संतुलन बनाने में कठिनाई पैदा हो सकती है। इस प्रकार जब आप ऐसा वातावरण बना देते हैं जिसमें संतुलन हो, तो ये आपकी जिंदगी के फैसले को आसान बना देता है। शुरू में मुश्किलें होती हैं, परंतु बाद में यह ऐसा हो जाता है जैसे आप इसमें एक्सपर्ट निपुण हो गए हो। हर इकाई के लिए उचित समय में सभी चीजें स्वीकार योग्य हैं, और अनुभव में, समझदारी में, स्वीकार करने में, फिर उसके दूसरों के साथ साझा करने में, ये सारी चीजें एक प्रकार के विकृति से दूसरे प्रकार की विकृति की ओर जाती हैं, जैसा कि एक के नियम के काफी अनुकूल होती हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी इच्छा को नजरअंदाज करना और उस पर काबू करना आसान है, बजाय इसे समझना या स्वीकार करना। इसके लिए धैर्य और अनुभव की आवश्यकता होती है, जिसमें स्वयं का तथा दूसरों की देखभाल और करुणा के साथ विश्लेषण करना होता है। अब डॉन कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी दूसरी इकाई या व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन एक के कानून के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या आप इसके अलावा किसी और नियम के बारे में बता सकते हैं जिससे कि नहीं तोड़ना चाहिए? तो रा कहते हैं, जब कोई स्वतंत्र इच्छा को जानने की तरफ आगे बढ़ता है, उस समय उसके अंदर बुद्धिमान ऊर्जा बनती है। उसे अपनी बुद्धिमानी से संतुलन करना होता है। यह भी देखना होता है कि उसका कर्म, उसके वातावरण तथा वह चीज जो प्राकृतिक है तथा वह चीज जो मानव निर्मित है, वह किसी भी तरह से आजादी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इस प्रकार उन विकृतियों से बचना है जिसमें ऊर्जा का फोकस प्रेम प्रकाश की तरफ ना हो। इसमें लोगों के प्राकृतिक वातावरण की जरूरत को जानने की कमी, दूसरों की आवश्यकता को जानने की कमी भी शामिल है। यह कई मानव निर्मित परिसर की विभिन्न विकृति के कारण है, जिसमें उस इकाई की बुद्धिमानी और जागरूकता ने उपलब्ध ऊर्जाओं का उपयोग करने का एक तरीका चुना है।
इस प्रकार एक इकाई के साथ जो अनुचित है वह दूसरे के लिए उचित हो सकता है। हम यह सुझाव देते हैं कि दूसरों को भी खुद की तरह जानने की कोशिश करना है और इस प्रकार वे क्रिया कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता दूसरों को होती है। दूसरों की बुद्धिमानी और जागरूकता द्वारा कई मामले में इसमें स्वतंत्र इच्छा की विकृति का उल्लंघन करना शामिल नहीं है। हालांकि यह सेवा का एक नाजुक मामला है और करुणा, संवेदनशीलता और सहानुभूति की क्षमता मानव निर्मित बुद्धिमानी और जागरूकता की विकृतियों से बचने में सहायक है। क्षेत्रीय कार्य, जिसे समाज कहते हैं, ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसे देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विशेष ग्रह में लोगों का विशेष सम्मान या कर्तव्य है जो कि अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार समाज की सहायता करने के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार आपके पास दो सरल निर्देश हैं। प्रकृति में व्यक्त बुद्धिमान ऊर्जा के बारे में जागरूकता, स्वयं में व्यक्त बुद्धिमान ऊर्जा के बारे में जागरूकता साझा करने के लिए जब ये इकाई द्वारा सामाजिक परिसर के साथ उचित लगता है और आपके पास एक असीम रूप से सूक्ष्म और विभिन्न विकृतियों का समूह है जिसके बारे में आप जागरूक हो सकते हैं, अर्थात स्वयं और दूसरे के संबंध में विकृतियां स्वतंत्र इच्छा से संबंधित नहीं हैं, लेकिन सामंजस्य पूर्ण संबंधों द्वारा दूसरों की सेवा के रूप में दूसरे के लिए अधिक लाभ होगा। अब डॉन यहाँ पर पूछते हैं, एक इकाई के रूप में जब कोई धरती पर बचपन से विकास करता है, अब अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होता है, क्या कोई ऐसा उम्र है जिसके नीचे वह इकाई अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार ना हो या फिर वह जन्म से ही अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार होता है? तो रा कहते हैं, एक इकाई जब इस धरती पर जन्म लेती है वह हमारे समय के विभिन्न बिंदुओं की हर इकाई अलग अलग समय में स्वयं के प्रति जागरूक होती है। इसके मध्य का समय लगभग 15 महीने होता है। कुछ इकाइयां मध्य समय से पहले या फिर जन्म लेने के कुछ बाद ही जागरूक हो जाती हैं। कुछ इकाइयां इस मध्य समय के बाद जागरूक होती हैं। सभी मामलों में वे जिस समय जागरूक होती हैं उसके कर्म तभी से बन जाते हैं और वे अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार हो जाता है। ये जिम्मेदारी उस बिंदु के पीछे की ओर पूर्वव्यापी हो जाती है ताकि वह इकाई इन विकृतियों को समझ सके और इकाई के सीखते ही विकृतियां खत्म हो जाती हैं। डॉन फिर क्वेश्चन पूछते हैं, फिर एक इकाई मान लीजिए जब 4 वर्ष की हो जाती है तो क्या पूरी तरह से उन कर्मों के प्रति जिम्मेदार हो जाती है जो कर्म एक के कानून के खिलाफ होते हैं? तो रा कहते हैं, हाँ ये सही है। यह ध्यान देने योग्य है कि आपके समाज द्वारा ही ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जन्म लेने वाली नई इकाई को एक व्यक्ति के रूप में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है ताकि वह जल्दी से सीख जाएगी कि एक कानून के अनुकूल क्या है। तो डॉन क्वेश्चन पूछते हैं, ये मार्गदर्शक कौन होते हैं? तो राग कहते हैं, ये मार्गदर्शक वह होते हैं जिन्हें आप माता पिता, शिक्षक और मित्र कहते हैं। डॉन प्रश्न करते हैं, मैंने देखा है कि एक इकाई जिसका नाम एलिस्टर क्राउली है, उन्होंने लिखा है कि आप चाहें जो करो वही पूरा कानून है। वो जाहिर तौर पर कुछ हद तक एक के कानून के बारे में जानकारियां रखते थे। ये इकाई अब कहाँ है? तो रा कहते हैं, यह इकाई अभी आपके इनर प्लान्स में है, उनकी अभी हीलिंग चल रही है। डॉन प्रश्न पूछते हैं, यह इकाई जिन्हें दिमागी तौर पर एक के कानून का ज्ञान था, क्या उन्होंने इसका कोई गलत इस्तेमाल किया जिसके कारण उनकी हीलिंग की प्रक्रिया चल रही है? तो रा कहते हैं, यह इकाई हर चीजों की वास्तविक प्रकृति के साथ अधिक उत्तेजित था। यह अति उत्तेजना का परिणाम यह हुआ कि उनका व्यवहार उनके नियंत्रण में नहीं रहा। इस कारण
उसमें संतुलन नहीं रहा। उन्होंने संतुलन बनाने की काफी कोशिश की, जैसा कि हमने विभिन्न चक्रों के बारे में बताया है, जो लाल रे यानी मूलाधार से शुरू होती है और ऊपर की ओर जाती है। उनके यह चक्र अत्यधिक प्रभावित हो गए और उन्होंने अपने आप को लोगों से अलग कर लिया। ये हमें चक्र के बारे में हमें पहले ही बताया था, पहले बोला था स्वादिष्ठान, मणिपुर, ऐसे हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर आती है। तो इनके अंदर इतनी उत्तेजना थी कि इनके जो वो चक्र थे वो डिस्टर्ब हो गए। वह इकाई सकारात्मक, अब कहते हैं वह इकाई सकारात्मक थी, हालांकि उनका पूरा जीवन कठिन रहा, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं का समन्वय करने तथा सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ रहे, तथा वे दूसरों के साथ अपनी करुणा को साझा नहीं कर सके। इस कारण यह इकाई काफी अस्वस्थ हो गई तथा आध्यात्मिक तरीके से कहें तो उनके अंदर दुख, दर्द, तकलीफ होने लगी। उनके चक्र में जगह जगह ब्लॉकेज होने लगे। इस वजह से उनकी हीलिंग चल रही है, ताकि उस इकाई का अपना अनुभव को देखने का नजरिया बदल जाए। अब डॉन यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, कल आपने कहा था कि माफी मांगने से ही कर्मों को हम मिटा सकते हैं। मेरा मानना यह है कि कर्म को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें माफी को संतुलन करना होगा, यानी कि हमें दूसरों के साथ खुद को भी माफ करना होता है। क्या यह सही है? प्रा कहते हैं हाँ, यह सही है। हमें इसे समझाने के लिए थोड़ा और इसके बारे में बताना चाहते हैं, ताकि यह समझ थोड़ा और स्पष्ट हो सके। दूसरों को माफ करना स्वयं को माफ करना है। यह समझदारी स्वयं की और दूसरों की सचेत स्तर पर पूरे माफी पर जोर देती है, क्योंकि वह एक है। यानी कि आपको सचेत रूप से दूसरों के साथ स्वयं को भी माफ करना होता है। स्वयं को माफ किए बगैर यह माफी पूरी ही हो नहीं सकती। अब यहाँ डॉन क्वेश्चन कहते हैं, धन्यवाद। मेरे सोचने के तरीके का यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने बताया कि सारे महासंघ एक हैं। क्या सभी एक ही तरह से रचयिता की सेवा करते हैं या कुछ विशेष प्रकार की सेवा में विशेषज्ञ हैं? तो रा कहते हैं सभी एक रचयिता की सेवा करते हैं। सेवा करने के लिए और कुछ नहीं, रचयिता ही सब कुछ है। रचयिता की सेवा न करना असंभव है। बस इस सेवा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसा कि महासंघ में है, जो आपके लोगों के साथ कार्य करते हैं। प्रत्येक महासंघ कुछ विशेष व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें से प्रत्येक वो कर रहा है जिसे वो मैनिफेस्टेशन में लाने के लिए व्यक्त करता है। अब डॉन कहते हैं, क्या बता सकते हैं कि यहोवा ने कैसे धरती के लोगों के साथ कैसे संपर्क किया? तो रा कहते हैं पहला संपर्क आनुवंशिक था, यानी उन्होंने आनुवंशिक बदलाव किए। दूसरा, वो आप लोगों के बीच रहा ताकि वो आगे चलकर चेतना में आनुवंशिक बदलाव कर सके। तीसरा, उन्होंने अलग अलग तरीके से उन लोगों को अपनी बातें बताना शुरू की जिनका झुकाव उनकी तरह था। डॉन कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह के आनुवंशिक बदलाव किए तथा ये कैसे किया था? तो रा कहते हैं कुछ आनुवंशिक बदलाव क्लोनिंग के द्वारा किया गया। इस प्रकार यहोवा ने अपनी ही छवि को जन्म दिया। दूसरा वह तरीका था जिसे आप शारीरिक संबंध कहते हैं। उन्होंने प्रजनन के तरीकों से इंसान में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, यानी कि पहले तरीके से उसने क्लोनिंग का इस्तेमाल किया, दूसरे तरीके में उसने प्रजनन द्वारा बदलाव किया। अब डॉन यहाँ पूछते हैं, क्या बता सकते हैं उन्होंने इस मामले में विशेष तौर पर क्या किया? तो रा कहते हैं, हमने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। कृपया आगे की जानकारी के लिए प्रश्न दोबारा पूछें। मैं यहीं पर एंड करें, आगे कल करें इसका? आप पूरा कर दीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 पेज और बचे हैं, हाँ, कंटिन्यू। पूरा कर, ठीक कोई है। दिक्कत। अब डोनिया प्रश्न करते हैं, क्या बता सकते हैं कि यहोवा के हस्तक्षेप से पहले और बाद में
सेक्सुअल प्रोग्रामिंग में क्या अंतर था? तो रा कहते हैं ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हम केवल ये बताकर दे सकते हैं कि आनुवंशिक माध्यमों द्वारा हस्तक्षेप करना समान ही होता है, चाहे इस परिवर्तन का स्रोत कोई भी हो। अब यहाँ डॉट कहते हैं क्या बता सकते हैं कि आनुवंशिक यौन परिवर्तन करने में यहोवा का उद्देश्य क्या था? तो रा कहते हैं 75,000 वर्ष पहले इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि उस इकाई का तेजी से आध्यात्मिक विकास हो सके। अब यहाँ डॉन पूछती है यह विशेषता किस प्रकार और अधिक आध्यात्मिक विकास की ओर कैसे ले गई? तो रा कहती हैं जिन विशेषताओं को प्रोत्साहित किया गया था उसमें सभी 5 इंद्रियों की संवेदनशीलता और मन की ताकत शामिल थी ताकि अनुभव तीव्र हो तथा इस अनुभव का विश्लेषण करने की क्षमता बढ़े। अब डॉन पूछते हैं यहोवा ने कब आनुवंशिक परिवर्तन करना शुरू किया था? तो रा कहते हैं यहोवा के समूह ने यह परिवर्तन लगभग 75 वर्ष पहले मंगल ग्रह पर क्लोनिंग द्वारा शुरू किया था। यह पर अंतर है, ये जानकारी आपके समय के भविष्य में है और हम आपकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते, नहीं तो ब्रह्म कानून लग जाएगा। लगभग 2600 वर्ष पहले दूसरी बार हम अपने आप को सुधारना चाहेंगे। लगभग 3600 वर्ष पूर्व ओरियन समूह द्वारा बदलाव करने का पुनः प्रयास किया गया था। कई प्रयासों के बाद एक जाति समूह जिन्हें आप अनक कहते हैं उनको नए आनुवंशिक कोडिंग के साथ गर्भवती किया गया जिससे उसके वंशज विशाल और ताकतवर पैदा हो। अब डॉन पूछते हैं वे क्यों चाहते थे कि उनके वंशज विशाल और ताकतवर हों? तो रा कहते हैं यहोवा के लोग एक के कानून की समझ को बढ़ाना चाहते थे ताकि वो इकाई एक के कानून को समझने में सक्षम हो जाए, परंतु यह प्रयास विफल हो गया क्योंकि एक के कानून को अपनाने की बजाय उन्होंने अपने आप को दूसरों से अलग और बेहतर समझना शुरू किया, जिसके कारण वे खुद की सेवा की रास्ते पर निकल गए। तो डॉन पूछते हैं मुझे ये ठीक से समझ नहीं आया कि क्या आपका मतलब ये है कि ओरियन समूह ने एक अलग समाज बनाने के लिए इन विशाल इकाइयों का निर्माण किया ताकि एक के कानून को नकारात्मक तरीकों से लागू किया जा सके? तो रा कहते नहीं, यह गलत है। यह प्रयोग यहोवा द्वारा ओरियन समूह के प्रयासों को विफल करने के लिए कुछ मामलों में किया गया था। हालांकि ओरियन समूह ने और इन इकाइयों के मन में एलिट्स बनाने की सोच बिठा दी, बजाय कि वे अपना ध्यान एकता को सीखने और सिखाने पर लगाते। तो डॉन पूछती है अच्छा तो क्या यहोवा महासंघ का सदस्य था? तो रा कहते हैं यहोवा महासंघ के ही थे, परंतु वह सहायता करने के अपने प्रयासों में गलत था। फिर डॉन प्रश्न करती हैं तो फिर यहोवा का संपर्क वो मदद नहीं कर सका जो यहोवा करना चाहते थे, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यहोवा के हस्तक्षेप से काफी मिश्रित परिणाम हुए। जहाँ इकाई एकता की तरफ जा रही थी वहाँ यहोवा के हर फेर काफी उपयोगी थे, लेकिन कुछ भी करने की उनकी आजादी की वजह से ओरियन समूह द्वारा उनकी सोच को कम सकारात्मक दिशा में भटकाया गया और इस वजह से पहली बार आपके ग्रह की चेतना पर गंभीर दखलंदाजी किया गया। अब यहाँ डॉन कहते हैं क्या आप मुझे विशेष रूप से बता सकते हैं कि ओरियन समूह के द्वारा इस दखलंदाजी की वजह क्या थी? रा कहती हैं इस सत्र का आखिरी प्रश्न होगा, यह इस सत्र का आखिरी प्रश्न होगा। जो लोग ताकतवर और बुद्धिमान हैं वे अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं। जो उनसे कम बुद्धिमान और ताकतवर हैं ये दूसरों के साथ एकता की सोच को विभाजित करती है। इसका फायदा उठाकर ओरियन समूह ने पोलीवॉर की अवधारणा को बनाया है। यह गंभीर रूप से विकृति सोच थी। इस तरह से कई युद्ध जो विनाशकारी प्रकृति के हैं इसमें से कई सारे हुए हैं।
धन्यवाद। इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि रा हमेशा कहते हैं, अब हम आपको एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदि हमारे दोस्तों आगे। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.